जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और प्रिय साथियों, आज से हम शुरू करते हैं रीतिकाल, यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का भक्ति काल। ये दोनों ही खत्म हो चुके हैं। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। रीतिकाल की हम बात करते हैं साथियों, तो हिंदी साहित्य का जो तृतीय कालखंड है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल नाम से जाना जाता है। पता है, हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्ति काल और तीसरा काल साथियों रीति काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य का तृतीय कालखंड रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल वैभव, विलास और श्रृंगार का काल था। इसे हम रीतिकाल की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, इसे हम रीतिकाल की विशेषता भी कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना कि संपूर्ण जो रीतिकाल है उसको लगभग हम वैभव, विलास और श्रृंगार में का काल कह सकते हैं साथियों। वैसे बात करते हैं तो रीतिकाल में हम वीर रस के कवि भी मिलते हैं और रीतिकाल में नीति के कवि भी मिलते हैं साथियों। दो प्रकार के और कवि मिलते हैं, लेकिन यदि रीतिकाल को मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो रीतिकाल को हम वैभव, विलास और श्रृंगार का काल कह सकते हैं साथियों। आगे बात करते हैं। रीतिकाल में जो कवि देव मंदिर में बैठकर, रीतिकाल में नहीं, यहाँ है भक्ति काल में जो कवि देव मंदिर में बैठकर देव स्तुति का गान कर रहा था, रीतिकाल में आते आते वह राज मंदिर में बैठकर नारी सौंदर्य के चित्रण में लीन हो गया। राज मंदिर का मतलब है साथियों राजा के दरबारों से। तो जो भक्ति काल में जो कवि भगवान की आराधना कर रहा था, वह रीतिकाल में आकर वही कवि स्त्री सौंदर्य के चित्रण में लीन हो गया। तो इस लाइन को बिल्कुल याद रखिएगा। भक्ति काल में जो कवि देव मंदिरों में बैठकर देव स्तुति का गान कर रहा था, रीतिकाल में आते आते राज मंदिर में बैठकर नारी सौंदर्य के चित्रण में लीन हो गया। साहित्य के मंदिर में आदिकाल में तलवारों की टंकार, यानी आदिकाल जो देखा साथियों, उसमें आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल भी कहा। तो इसमें लगभग साथियों वीर रस की प्रधानता है। अधिकतर इसमें युद्ध का वर्णन है, भक्ति काल में भक्ति का वर्णन है। तो साहित्य के मंदिर में आदिकाल में तलवारों की टंकार यानी युद्ध का वर्णन, तो भक्ति काल में घंटे घड़ियाल की अनुगुण सुनाई देती थी। वहीं रीतिकाल में आते आते नारी के नुपुरों का ताल प्रमुख विषय हो गया। नारी के नुपुरों का ताल प्रमुख विषय हो गया। नुपुर का मतलब है साथियों घुंघरू, जो पैरों में नारी पहनती है साथियों। आगे बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ जो नुपुर है साथियों, इस लाइन को एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि साहित्य के मंदिर में जो कवि था वो तलवारों की टंकार यानी कि युद्ध का वर्णन, ये प्रमुख विषय था आदिकाल में। लेकिन भक्ति काल में वह जो युद्ध का प्रमुख विषय था, वहाँ से निकलकर कवि भगवान की शरण में चला जाता है और वहाँ पर भगवान की आराधना करता है। घंटे घड़ियाल यानी कि शंख की ध्वनि, जिसे हम बोलते हैं साथियों, मंदिर में जो घंटे लगे उनकी ध्वनि सुनाई देती थी। वहीं रीतिकाल में आते आते नारी के नुपुरों की ताल सुनाई देती है। मतलब यहाँ नारी के नाच गान, वैभव, विलास और श्रृंगार ही प्रमुख विषय हो गया रीतिकाल में आते आते। रीतिकालीन कविता में सर्वत्र कंकण, किंकणी और नुपुर की ध्वनि व्याप्त हो गई। कंकण, किंकणी यानी कि साथियों करधनी, जिसे जो नारी के कटी यानी कमर में पहनी जाती है, और नुपुर यानी जो पैरों में पहनी जाती है, इनकी ध्वनि ही सर्वत्र व्याप्त हो गई। यानी कि लगभग कवियों ने यहाँ राजाओं को रिझाने के लिए साथियों स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया, और जिसमें विलास प्रमुख मात्रा में देखने को मिलता है साथियों। अधिकतर उनका जो भी है साथियों, इन तीन ही बिंदुओं पर रीतिकाल की संपूर्ण कविता या संपूर्ण साहित्य टिका हुआ है साथियों। कहने का मतलब रीतिकाल में साथियों श्रृंगार रस का ही भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया
है। यहाँ पर कवि का एकमात्र कर्तव्य, कवि ने यही कर्तव्य समझ लिया कि राजा को किस प्रकार से खुश रखा जाए, राजा को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए। वही साथियों यानी कि श्रृंगार की कविता सुना सुना कर श्रृंगार के विषय में नारी सौंदर्य का इस प्रकार से चित्रण करना ताकि राजा प्रसन्न रहे और वहाँ पर फिर राजा उसके बदले कवि को धन दे। यानी कि कवि का जो कर्तव्य है, कवि का जो मेन कर्तव्य था साथियों, जनता के आवाज़ उठाना, वो तो भूल गए और मात्र न्याय राजा को प्रसन्न करने के लिए ही वह श्रृंगार प्रग रचना करने लगे। भक्ति काल का कवि कहता था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये मलुकदास की प्रमुख पंक्तियाँ हैं साथियों कि भक्ति काल का कवि कहता था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, किंतु रीतिकाल का कवि का मत था कि सीकरी के बिना सरे न एको काम। भक्ति काल का यानी कि मलुकदास का एक पंक्ति आती है साथियों, जब उनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलाया तो उन्होंने आगे फिर कहा इसके लिए कि आवत जावत घिस गई पनिया, हर बिसर गई हो हरि नाम साथियों। तो वो राजा के दरबार में जाने से भक्ति काल का कवि कतराता था साथियों, वहाँ नहीं जाता था। वे भगवान की भक्ति में ही लीन रहता था और भगवान के गुणों का ही वो गान करता था। लेकिन रीतिकाल का कवि कहता था कि सीकरी के बिना सरे न एको काम, यानी सीकरी यानी कि राजा के दरबार के बिना साथियों ने सीकरी अकबर की जो राजधानी उसका नाम आया है, यानी कि राजा के बिना यहाँ भी कोई काम नहीं होता है, ऐसा कवि ने कहा है। रीतिकाल दरबारी काव्य है क्योंकि इस काल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहा करते थे, यानी राजा के आश्रित रहा करते थे और राजा की प्रशंसा में ही राजा के प्रशंसा और नारी सौंदर्य और उसके विलास से संबंधित ही वह काव्य पद रचा करते थे जिससे राजा प्रसन्न हो और उसके बदले कवि को क्या मिले साथियों, धन मिले, असरपिया मिले, मुद्रा मिले, ऐसा कवि काव्य रचना करता था। तो रीतिकाल दरबारी काव्य है क्योंकि इस काल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा का दरबार में रहा करते थे साथियों। आगे असरपियों के लिए काव्य रचना करने वाले इस युग के कवियों ने अपने आश्रयदाता सामंतों को विलासी मनोवर्ती की संतुष्टि के लिए श्रृंगारप्रक साहित्य की रचना की है। असरपियों के लिए काव्य रचना करने वाले इस युग के कवियों ने अपने आश्रयदाता सामंतों की विलासी मनोवर्ती की संतुष्टि के लिए श्रृंगारप्रक साहित्य की रचना की है। अब बात करते हैं रीतिकाल के समय की बात करते हैं साथियों। तो रीतिकाल का जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से 1900 विक्रमी अर्थात 1643-1843 का समय माना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो उनके साहित्य का विभाजन किया साथियों, वे विक्रमी संवत में किया है। तो इन्होंने माना है 1700 से लेकर 19वीं शताब्दी यानी 19वीं विक्रमी तक रीतिकाल का समय माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रीतिकाल की समय सीमा 1650 से 1850 तक मानी है साथियों। ये बिल्कुल आपको याद करना है कि रीतिकाल का समय किस साहित्य इतिहासकार ने कितना कहाँ से कहाँ तक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से 19वीं विक्रमी संवत माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने 1650 से 1850 ईस्वी माना है। ईस्वी का मतलब होता है साथियों सन माना है, यानी सन 1650 से 1850 के मध्य इन्होंने रीतिकाल की समय सीमा मानी है। वहीं डॉक्टर बच्चन की बात करते हैं साथियों, डॉक्टर बच्चन ने 1850 से 1650 से 1857 ईस्वी के मध्य का जो समय है उसे रीतिकाल की समय सीमा मानी है प्रिय साथियों। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी कि ये तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कई बार एग्जाम में सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, या तो वो सुमेलित करवा लेता है आपसे या सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या नगेंद्र ने बच्चन सिंह ने रीतिकाल की समय सीमा मानी है। तो साथियों वहाँ आपको वह विक्रम संवत भी देगा और वहाँ आपको ईस्वी भी देगा साथियों। तो ये बिल्कुल आपको इनको याद करना है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1700 से 19वीं, डॉक्टर नगेंद्र ने 1650 से 1850 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1650 से 1857 ईस्वी रीतिकाल का समय माना है प्रिय विद्यार्थियों। अब आगे बात करते हैं साथियों। तो अब इस कल अपनी जो क्लास होगी साथियों, रीतिकाल के नामकरण से संबंधित क्लास होगी। किससे? रीतिकाल से। यदि साथियों इसको मैं यदि पढ़ाने लगूँगा तो ये क्लास अपनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी
और ये रीतिकाल का जो नामकरण है ये बहुत बड़ा है साथियों, इसलिए मेरा मानना है कि आज आप यहाँ तक पढ़ेंगे और कल साथियों, कल अगले क्लास में अब रीतिकाल के नामकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। दूसरी बात साथियों, आपको यह तो विदित है कि साथियों इस जो यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लासेस है, इसमें पीजीटी और टीजीटी साथियों, जिसे राजस्थान में साथियों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती के नाम से जाना जाता है। इसका संपूर्ण साहित्य साथियों बिल्कुल आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। व्याकरण भी बिल्कुल निःशुल्क है, काव्य शास्त्र बिल्कुल निःशुल्क है और शिक्षण विधियाँ साथियों बिल्कुल निःशुल्क है साथियों। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करिए साथियों, ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल अगले क्लास में।